हाँ जी बच्चों, आज हम आप सभी को जर्नल एंट्रीज और डिटेल में समझाने वाले हैं। तो सभी बच्चे मेरे साथ तैयार हो जाएंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि लास्ट क्लास में जो मैंने आपको सिंपल जर्नल एंट्रीज बनानी सिखाई थी वो सभी आप लोगों को समझ में आ गई हैं और आप लोगों ने उसे घर जाके रिवाइज भी किया है। बच्चे कह रहे हैं ठीक है सर, कुछ कुछ बातें हमें समझ में आ गई हैं, बाकी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम और कुछ क्लासेस तक जर्नल एंट्रीज की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आइए और मेरे साथ साथ आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सभी बच्चे सबसे पहले तो लिखेंगे जर्नल एंट्रीज। अब बेटे हमारी बुक कहती है कि जर्नल एंट्रीज दो तरह की होती हैं। देयर आर two types of journal entries। अब कुछ घबराने की बात नहीं है, कुछ बात आपको छोटी सी बात बतानी है, इसलिए बुक ने कहा कि दो तरह की एंट्रीज होती हैं। एक होती हैं सिंपल एंट्रीज। सिंपल एंट्रीज की विशेषता ये होती है कि इसमें एक अकाउंट डेबिट होता है और एक अकाउंट क्रेडिट होता है। यानी कि अभी तक आपने मेरे साथ जो भी एंट्रीज बनाई है ना, वो सारी थी सिंपल एंट्रीज, जैसे कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक अकाउंट डेबिट हो रहा था और एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा था। एक होती हैं कंपाउंड एंट्रीज। कंपाउंड एंट्रीज हम उन एंट्रीज को कहते हैं जिसमें डेबिट और क्रेडिट इक्वल करने के लिए दो से ज्यादा अकाउंट यूज होते हैं। व्हेन मोर देन वन अकाउंट इज डेबिटेड और more than one account is credited। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं तो मैंने कहा कि भाई जितना अमाउंट डेबिट होगा उतना ही अमाउंट क्रेडिट भी होगा। यही तो जर्नल एंट्री सिखाती है। अगर किसी एक अकाउंट का डेबिट दूसरे अकाउंट के क्रेडिट के जितना होता है तो हम उसे बोल देते हैं सिंपल एंट्रीज। जैसे कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, जितना कैश आया उतना ही कैपिटल बढ़ी। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें दो अकाउंट डेबिट करने पड़ते हैं तब जाके एक क्रेडिट अमाउंट की बराबरी होती है, या फिर एक अकाउंट डेबिट करते हैं और दो अकाउंट क्रेडिट करने पड़ते हैं। ठीक है, यही बात आपको समझानी है। इसी को हम लोगों ने नाम दिया है कंपाउंड एंट्रीज। मतलब पहला भ्रम आपके मन से दूर करना है कि एक ही अकाउंट डेबिट होगा और एक ही अकाउंट क्रेडिट होगा। इसका मतलब एक एंट्री में सिर्फ दो ही अकाउंट नहीं होंगे, दो से ज्यादा अकाउंट भी एक एंट्री में हो सकते हैं। ठीक है, डेबिट में हो सकता है दो हो, क्रेडिट में एक हो, डेबिट में एक हो, क्रेडिट में दो हो, दो या दो से ज्यादा डेबिट हो, दो या दो से ज्यादा क्रेडिट हो। ऐसी बातें भी हम आपको आज सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है डिस्काउंट। अगर हम किसी ट्रांजैक्शन में डिस्काउंट को देख लेते हैं तो उसको कंपाउंड एंट्री की मदद से बनाते हैं। हालांकि डिस्काउंट के बारे में हम दोबारा डिटेल से बात करेंगे,
ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कुछ एग्जाम्पल कंपाउंड एंट्रीज के। ठीक है, आइए लिखिए मेरे साथ साथ एग्जाम्पल। अमाउंट ड्यू फ्रॉम राहुल ₹5,000। मैंने राहुल से 5,000 रुपए लेने थे। मैंने राहुल को फोन किया, मैंने कहा भाई राहुल पैसे दे दे। राहुल ने कहा कि आज पैसे नहीं है, मैं आपको 15 दिन के बाद दूंगा। मैंने कहा नहीं राहुल, पैसे बहुत अर्जेंटली चाहिए। राहुल ने कहा कि देख भाई अभी पैसे नहीं है, मैं 15 दिन के बाद दे दूंगा। मैंने कहा नहीं मुझे अर्जेंटली चाहिए, अगर तुम मुझे आज दे दोगे तो मैं तुम्हें 200 रुपए का डिस्काउंट दे दूंगा, 200 रुपए छोड़ दूंगा। ठीक है, तो राहुल ने कहा चलो ठीक है, मैं किसी और से रिक्वेस्ट कर दूंगा, वो पेमेंट बाद में ले लेगा और मैं आपको पेमेंट जल्दी दे देता हूं। तो उसने मेरी बात मान ली। ठीक है, तो अमाउंट ड्यू फ्रॉम राहुल 5,000, ₹4,800 received from Rahul in full settlement of his amount। यानी फुल सेटलमेंट एक दूसरा नाम होता है डिस्काउंट का। कभी भी आपको किसी ट्रांजैक्शन में फुल सेटलमेंट का वर्ड दिखाई दे तो इसका मतलब है कि उस ट्रांजैक्शन में डिस्काउंट इन्वॉल्व है। इसका मतलब ये हो गया कि मैंने राहुल से 5,000 रुपीज लेने थे, मगर मैंने उससे 4,800 रुपए लिए और मैंने कहा तुम्हारा अकाउंट सेटल्ड, तो इसका मतलब बाकी के 200 रुपए मैंने उसे डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस हुई। एक तो इस ट्रांजैक्शन में कैश आया, दूसरा मैंने डिस्काउंट दिया, और तीसरा राहुल से ये हमें मिला है। तो यानी इसमें 3 अकाउंट आ रहे हैं और मुझे तीनों अकाउंट रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। जैसे कि आप देखें तो कैश आपका रियल अकाउंट होता है और रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यानी कि क्योंकि कैश बिजनेस के पास आ रहा है इसीलिए रूल के अकॉर्डिंगली ये डेबिट होना चाहिए। डिस्काउंट हमारे पास नॉमिनल होता है, तो ये नॉमिनल होता है तो हम इसे बोलते हैं ये हमारे लिए लॉस है, तो हमने इसे डेबिट कर दिया। और राहुल पर्सनल है, तो राहुल ने मुझे दिया है तो वो गिवर हो गया, तो हमने उसे क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो ये वाली एंट्री क्या बनेगी, इसमें कैश अकाउंट डेबिट होगा। अब सभी बच्चे देखेंगे कि मुझे कैश मिला कितना, तो मुझे तो कैश मिला 4,800 और मैंने डिस्काउंट अलाउ किया, इसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड 200, और टू राहुल अकाउंट 5,000। ठीक है, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राहुल। आप नरेशन लिख दीजिएगा, नरेशन से मतलब नहीं, लेकिन आपको ये बात समझ में आ गई कि एक ही एंट्री में एक से ज्यादा अकाउंट भी डेबिट हो सकते हैं और एक से ज्यादा अकाउंट भी क्रेडिट हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसी का उल्टा कर दूं कि मैंने किसी को पेमेंट दी और उसने मुझे डिस्काउंट दिया, तो ये एंट्री एकदम रिवर्स हो जाएगी। तो भी ऐसी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस आएंगी, घबराने की बात नहीं। तो ये तो मैंने आपको ट्रेडिशनल अप्रोच से बताया। अब बच्चा कहता है सर मैं तो मॉडर्न अप्रोच से भी सीखना चाहता हूं, तो मैंने कहा लो मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों ही हम अप्लाई करते हैं ना। अगर मैं इसी ट्रांजैक्शन को मॉडर्न अप्रोच से रिकॉर्ड करता तो क्या होता
कैश मेरे लिए एसेट था, डिस्काउंट मेरे लिए लॉस था, और राहुल राहुल से मैंने पैसे लेने थे तो राहुल भी मेरे लिए एसेट था। अब मेरे पास कैश आया तो मेरा एसेट इंक्रीज हुआ, इसीलिए डेबिट होना चाहिए। डिस्काउंट मेरे लिए लॉस था तो भाई मेरा नुकसान बढ़ रहा है तो नुकसान भी डेबिट होगा। और अब राहुल ने मुझे पैसे दे दिए हैं तो वो मेरा राहुल वाला एसेट अब खत्म, अब मैं उससे पैसे तो नहीं मांग सकता, तो यानी वो मेरा एसेट खत्म हो गया, तो वो डिक्रीज हो गया, तो हम उसे कहेंगे क्रेडिट। तो एंट्री अगर आप देखें तो एंट्री तो मेरी सेम बनी ना, चाहे मैंने इसके लिए ट्रेडिशनल अप्रोच लगाई तो भी मेरी एंट्री यही बनी, चाहे मैंने इसे मॉडर्न अप्रोच से सॉल्व किया तो भी मेरी एंट्री सेम बनी। तो पहली बात सभी बच्चे अब तक समझ गए होंगे कि चाहे मैं ट्रेडिशनल अप्रोच लगाऊं चाहे मैं मॉडर्न अप्रोच लगाऊं, मेरा जर्नल जो एंट्री बनती है वो दोनों ही केस में सेम बनती है। नंबर 1 और नंबर 2 बात ये होती है कि हमें जर्नल एंट्री बना के दिखाना होता है। ये हमसे कोई भी नहीं पूछता कि आपने ट्रेडिशनल अप्रोच से एंट्री बनाई थी या मॉडर्न अप्रोच से एंट्री बनाई थी। ये हमारी कन्वीनियंस होती है, मैं सिचुएशन टू सिचुएशन में देख लेता हूं। कभी मुझे ट्रेडिशनल अप्रोच से जल्दी समझ में आ जाता है तो मैं ट्रेडिशनल अप्रोच लगा देता हूं, और कभी मुझे मॉडर्न अप्रोच से जल्दी समझ में आ जाता है तो मैं मॉडर्न अप्रोच लगा देता हूं। हालांकि आपकी बुक ने तो सारा फोकस मॉडर्न अप्रोच पर रख दिया और उन्होंने ट्रेडिशनल अप्रोच पर काटा ही लगा दिया कि इस पर दिमाग भी क्यों लगाएं। लेकिन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि दोनों अप्रोच ही हमें देख करके चलनी है। कई बार रिजल्ट ट्रेडिशनल अप्रोच से सरलता से निकल आएगा और कई बार मॉडर्न अप्रोच से निकल आएगा। ठीक है, चलिए, ये हमारे फायदे की बात है। अब सर, आपने सिखाया 2 तरह की एंट्रीज होती हैं, एक सिंपल होती है और एक कंपाउंड होती है, और आगे चल के मेरे पास बहुत सारे और उदाहरण आएंगे तो मुझे कुछ नई बातें आपके साथ करनी है, तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। अब बेटे होता यह है कि हम ट्रांजैक्शन को पढ़ते हैं और हम अपने रूल्स लगाते हैं और हम एंट्री बना लेते हैं। हर बार हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है, मान लीजिए बेटे आपके घर में भोजन बनता है, तो कुछ भोजन तो आपके घर में अक्सर बनता है, टिप्स के ऊपर रहता है। आप कहते हो कि भाई इसको तो रिकॉर्ड भी करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है इसमें कौन कौन सी मसाले डालने हैं, कितनी क्वांटिटी डालनी है। कई बार आपके घर में कुछ स्पेशल डिशेस तैयार होती हैं और वो कभी कभी तैयार होती हैं, तो फिर आपको ना बड़ा सतर्क रहना पड़ता है जब भी वो बनाते हैं कि अरे इसमें कितना ये डाला था और कितना वो डाला था। और कई बार तो आप लिख के नोट करके रख लेते हैं कि अगली बार अगर मैं बनाऊं तो मुझे ध्यान रहना चाहिए। ऐसे ही बेटे हमारी एंट्रीज होती हैं। कुछ ट्रांजैक्शंस तो इतनी कॉमन होती हैं कि हम उसको अपने आप बनाते रहते हैं, ट्रांजैक्शंस को एंट्रीज में कन्वर्ट करते रहते हैं। लेकिन कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जिन्हें हम बच्चे से कहते हैं कि बेटे आप इन्हें याद कर लीजिए, ये स्पेशल नेचर की ट्रांजैक्शंस हैं, आप इसको हमेशा याद करके भी रखिए, कहीं आपसे गलती ना हो जाए। तो आज मैं आपको वो स्पेशल एंट्रीज बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ अब नोट करना शुरू करेंगे और हेडिंग डालेंगे स्पेशल एंट्रीज। आप इसे स्पेसिफिक कहें, स्पेशल कहें, इंपॉर्टेंट कहें, जर्नल एंट्रीज, ऑब्लिक ट्रांजैक्शंस। इसका मतलब यह है कि अगर कोई टीचर आपसे कहे कि बच्चों कल आपका जर्नल एंट्रीज का टेस्ट होगा, तो आप समझ लेना कि वो टेस्ट में आपसे ज्यादातर इन्हीं के बारे में पूछने वाली हैं। इसीलिए मैंने इसका नाम रख दिया इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज। ठीक है,
तो हम उसी सीक्वेंस में चलेंगे जिस सीक्वेंस में आपकी बुक चल रही है। ठीक है, पहले मैं आपको सारी की सारी एंट्रीज लिखवाऊंगा, बाकी प्रैक्टिस बाद में करवाते रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहले मेरे साथ हेडिंग डालेंगे बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स, अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेटर इज नाउ इररिकवरेबल। मतलब मैंने किसी को उधार माल बेचा था और अब मुझे लग रहा है कि वो पैसा मुझे नहीं मिल पाएगा, तो उसे हम बोलते हैं बैड डेब्ट्स। मतलब मेरा वो डेटर बुरा आदमी निकला। ठीक है, अच्छा जी। बैड डेट का मतलब होता है, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, अमाउंट ड्यू फ्रॉम रहीम ₹5,000। रहीम became insolvent। रहीम जो था, मैंने उससे 5,000 रुपए लेने थे, परंतु रहीम के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट गई हैं कि वो इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब उसको व्यापार में नुकसान हो गया, तो उसके पैसे खत्म हो गए हैं। नाउ 60 पैसा in a rupee will be recovered from him। अब बेटे रहीम को क्योंकि व्यापार में नुकसान हो गया या कुछ और नुकसान हो गए हैं जिसके कारण वो लोगों को अब पैसा दे नहीं पा रहा, तो रहीम ने हाथ जोड़ के सबसे विनती की है कि देखिए मेरे पास आप सभी को देने के लिए 1 रुपए के बदले में 60 पैसे हैं। 1 रुपए के बदले में 60 पैसा है आपको देने के लिए, और बाकी पैसे मैं आपको दे ना पाऊंगा। और सरकार कहती है कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की आर्थिक तंगी से गुजर रहा हो तो उसके बाकी 40 पैसे आप उससे जबरदस्ती नहीं ले सकते। हाँ, ये बात हो रहा है कि आपको कल मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं उसको मारूंगा, मैं उसको पीटूंगा, ये सब बातें अच्छी बात नहीं है। सरकार कह रही है कि देखो पैसे कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। उस व्यक्ति को यदि जेन्युइनली नुकसान हुआ है और वो यदि आपको 60 पैसा दे सकता है तो 60 पैसा ही आपको मिलेगा, बाकी 40 पैसा आपको अपना नुकसान सहन करना ही होगा। अब इसका मतलब ये है कि मुझे उससे कैश तो मिलेगा लेकिन 60 पैसा इन रुपी मिलेगा। 60 पैसा इन रुपी का मतलब है, आप प्रतिशत में बात कहो तो 60%। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर पैसा मिल रहा है तो कैश है, कम्स इन डेबिट, तो आप कहोगे कैश मिल रहा है तो कैश को डेबिट कर दो। और अगर वो चेक दे रहा है तो फिर बैंक में पैसा जा रहा है तो बैंक को डेबिट कर दो। ठीक है, और ये जो बैड डेट है ना, ये बैड डेट का मतलब होता है कि पैसा डूब गया, तो पैसा डूब गया तो आपको लॉस हो गया, तो हम उसे लिखते हैं बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, और डेटर कौन है, रहीम। अब बेटे रहीम रहीम ने मुझे 5,000 रुपए देने थे, तो भाई 5,000 रुपए यहां पर रहीम के अकाउंट में मैं क्रेडिट करूंगा। ठीक है, इसमें से रहीम कह रहा है कि हम आपको 60 पैसा इन रुपी देंगे, तो 5,000 इंटू 0.6, ठीक है, ये हो गया मेरे पास 3,000। और जो बाकी का मेरा बैलेंस रह गया वो मेरा नुकसान हो गया। ये लीजिए, इसका मतलब ये हो गया बेटे
इसका मतलब ये हो गया कि जैसे आप पहले डिस्काउंट देते थे तो डिस्काउंट भी एक नुकसान था, डिस्काउंट आप अपनी मर्जी से देते थे। बैड डेट भी एक तरीके का डिस्काउंट हो गया, लेकिन वो आपने अपनी मर्जी से नहीं दिया, वो जबरदस्ती आपके ऊपर थोप दिया गया और आप बाउंड हैं, कुछ कर नहीं सकते। आप कानून की मदद लेंगे तो कानून कहेगा कि हम भी क्या कर सकते हैं, अपनी जेब से तो हम भी नहीं देंगे, यदि इस व्यक्ति के पास है ही नहीं तो कोई बात नहीं, हम तो ज्यादा से ज्यादा तहकीकात कर सकते हैं, कहीं वो आपसे छुपा तो नहीं रहा, अगर उसने कुछ छुपा रखा होगा तो आपको दे देंगे। तो हम इन चक्रों में नहीं पड़ते, ये सब कोर्ट से ही होता है। जब मैंने यहां लिख दिया कि वो इनसॉल्वेंट हो गया तो इसका मतलब कानूनी तहकीकात के बाद सारा काम हुआ है। अगर आप समझना चाहें सर एंट्री कैसे बनाई, तो मैंने कहा लो मैं मॉडर्न रूल से अगर समझाऊं तो मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंगली ये दोनों ही मेरे पास एसेट हैं। अगर कैश आएगा तो कैश एसेट है, बढ़ जाएगा डेबिट, बैंक में आएगा तो बैंक बढ़ जाएगा, एसेट है डेबिट। ये लॉस है, लॉस बढ़ जाएगा डेबिट, और ये मेरा एसेट था रहीम, मुझे इससे पैसे लेने थे अब ये खत्म हो गया तो इसलिए ये क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो सभी बच्चे मेरे साथ बैड डेट की एंट्री समझ गए। तो मैंने कहा बैड डेट, और बैड डेट याद रखेंगे कि लॉस होता है। ये जो मेरा पैसा डूबा ये पूरी तरह भी डूब सकता है और ये पार्शियली भी डूब सकता है। मैंने जो एग्जाम्पल लिया था ये बताइए, इस एग्जाम्पल में पैसा फुल्ली डूब गया था या पार्शियली डूबा था? पार्शियली डूबा था, क्योंकि 60 पैसा इन रुपये मिल रहा था। अगर मैं ये कहता जी मेरा पैसा पूरा का पूरा ही डूब गया, अगर मैं कहता जी मेरा पैसा पूरा का पूरा डूब गया, तो मैं कहता जी फुल्ली। ऐसा भी कभी कभी होता है कि पूरा का पूरा 100% डूब जाए। फुल्ली का मतलब होता है 100% पैसा डूब गया, और पार्शली का मतलब होता है कि कुछ परसेंटेज मिली है। 100% नहीं, कुछ ना कुछ परसेंटेज डूबी है, बाकी हमें मिली भी है। तो यानी कि इस केस में सभी बच्चे नोट करेंगे, अगर सारा पैसा डूब जाता है तो एंट्री हो जाती है बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। यानी इस केस में जितना भी पैसा था वो सारा का सारा ही डूब गया। और इस केस में मैंने अभी आपको एंट्री बताई, अगर कैश में पैसा मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट, और अगर चेक मिल रहा होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। तो यानी कि कैश होगा तो कैश, नहीं तो बैंक होगा, दोनों में से एक ही होगा। और बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। ठीक, पहले तो ये बात सभी बच्चे नोट करेंगे। ये सर हमने नोट कर लिया, नरेशन डाल देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये तो था सर बैड डेप्ट। अब क्या हुआ जी, रहीम के साथ कुछ दुर्घटना घटी और वो मेरे पैसे ना दे पाया। कोई बात नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं होता कि यदि एक व्यक्ति जीवन में दिवालिया हो जाए तो फिर कभी वो रईस हो नहीं सकता। रहीम बड़ा जुझारू आदमी था, उसने दोबारा से मेहनत करनी शुरू की और दोबारा से उसने अपने आप को साबित किया और फिर से वो एक समृद्ध आदमी बन गया। अब वो समृद्ध आदमी बन गया तो उसको याद आ रहा है कि मैंने पहले कुछ लोगों की पेमेंट देनी थी और मैंने वो पेमेंट दी नहीं थी। कानूनी रहीम के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं बनती कि वो अब आपको बचे हुए पैसे दे। एक बार कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो गया तो जो बैड डेट हो गया वो उसकी देने की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन उसकी आत्मा कहती है कि भैया मैंने कुछ लोगों का पैसा दिया नहीं है, तो वो व्यक्ति मेरे बारे में अच्छा विचार तो रखते नहीं है। जब मैं ऊपर जाऊंगा तो फिर मेरे जीवन के कर्म मेरे साथ जाएंगे, इसीलिए मैं उन लोगों का पैसा चुका के जाऊंगा।
कानूनी मेरे ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है, फिर भी कई बार व्यक्ति के मन में आता है कि भाई यदि मैंने किसी का पैसा देना था तो भले उसने बैड डेट करार दे दिया है, मैं फिर भी दूंगा। इसी तरह से रहीम ने भी सोचा कि मैं वो पैसा दे के जाऊंगा। और एक दिन हमें चिट्ठी मिली कि भाई जी मैं रहीम, और मैंने इतिहास में आपके 2000 रुपये नहीं दिए थे, है ना, तो वो मैं पैसे आपको देना चाहता हूं। मैं बड़ा खुश, मैंने कहा लो, डूबे हुए पैसे मिल रहे हैं। अगर डूबे हुए पैसे मिल जाएं तो उसे हम बोलते हैं बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। तो इसका मतलब दूसरी घटना हो गई मेरे पास बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। अमाउंट which was earlier written off as bad now recovered। वो पैसा जो कभी पहले मैंने खत्म कर दिया था क्योंकि मुझे मिलना ही नहीं था, वो अचानक से रिकवर हो जाए। अब वो रिकवर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, आपको पैसा मिल रहा है तो कैश मिल रहा है तो कैश डेबिट, और अगर बैंक मिल रहा है तो बैंक डेबिट। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। यानी कि ये जो बैड डेट्स रिकवर्ड है ये मेरी हो गई इनकम। और सभी बच्चे जानते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच कहता है इनकम क्रेडिट होती है। तो इनकम हो गई ना, पैसा डूब गया था तो नुकसान हुआ था, मैंने डेबिट किया था। अब वो पैसा रिकवर हो गया तो ये मेरी इनकम हो गई, इनकम हो गई तो मैंने उसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, और ये हमेशा सिंपल होगी, इसमें कंपाउंड होने का कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब जैसे कि आपकी बुक एक एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रही है कि सोहन इज डिक्लेयर्ड इनसॉल्वेंट, रिसीव्ड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर a dividend of 60 पैसा in a rupee on a debt of ₹1000। इसका मतलब मेरा एक डेटर था सोहन, और जो कि इनसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया। ये डिक्लेयर करती है सरकार। यदि कोई व्यक्ति मेरा पैसा नहीं देगा तो मैं सरकार के पास जाऊंगा, मतलब कोर्ट में जाऊंगा। फिर कोर्ट उस व्यक्ति को बुलाएगी, जी आप इसके पैसे क्यों नहीं दे रहे। फिर वो व्यक्ति कहता है कि देखो सर मुझे नुकसान हो गया, मेरे पास पैसे हैं ही नहीं। कोर्ट कहती है जिस व्यक्ति के पास पैसे ही नहीं बचे हैं या कम बचे हैं उसे इंसॉल्वेंट कर देती है। अब वो इंसॉल्वेंट हो गया, फिर सरकार कैलकुलेशन करती है कि ये बताओ आपकी देनदारी कितनी है और आपके पास संपत्ति कितनी है। फिर उसी के साथ सरकार एक परसेंटेज बता देती है कि आपका पैसा इतना परसेंट लोगों में बांट दिया जाएगा। ठीक है, और ये सारा काम जो करता है सरकारी आदमी उसको बोलते हैं ऑफिशियल रिसीवर। इसका मतलब उसका ऑफिशियल रिसीवर कह रहा है कि अब सभी लोगों को डिविडेंड मतलब प्रोपोर्शनेटली अनुपात मिलेगा, 60 पैसा रुपए में मिलेगा, और हमने उससे 1000 रुपए लेना था। तो इसकी एंट्री हो जाएगी 1000 रुपए का 60%। 60 पैसा मतलब परसेंट, 1000 रुपए का 60% होता है 600 रुपए। इसका मतलब 600 रुपीज मिलेंगे। तो मैं कहूंगा कैश मिला 600 रुपए, तो कैश अकाउंट डेबिट। 400 रुपए डूब गए, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 400 रुपए, बैलेंसिंग फिगर टू सोहन 1000। ठीक है बेटे, पैसा सोहन से लेना था लेकिन अब उसका ऑफिशियल रिसीवर देगा सोहन के बिहाफ पर, इसीलिए यहां पर ऑफिशियल रिसीवर लिखा होता है। तो कैश डेबिट बैड डेट डेबिट टू सोहन। इसी तरह से मोहन हु ओड ₹2000 हैज बिकम इंसॉल्वेंट, ही पेज 50 पैसा इन अ रूपी इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। तो 1000 रुपए का कैश मिला, 50% हो गया, 1000 रुपए बैड डेट्स हो गए और टू मोहन। और फिर रिसीव्ड कैश फॉर अ बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर 700। तो ये हमें बैड डेट्स जो हमने खत्म कर दिए थे वो मिल रहे हैं। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड।
तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 आपके पास जाएगी होमवर्क। चलिए जी, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अब हम आते हैं अपनी थर्ड सिचुएशन पर। और अपनी थर्ड सिचुएशन को हम लोग नाम दे देंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब होता है विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ड्राइंग्स ड्राइंग्स का मतलब होता है विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अब विड्रॉ क्या मतलब, व्यापार में जब भी आप अपना कुछ पर्सनल इंट्रोड्यूस कर देते हो तो हम उसे कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, जो भी चीज आपकी पर्सनल है आपने बिजनेस में डाल दी तो वो कहलाएगी कैपिटल। अब वो बिजनेस की हो गई। यदि वो बिजनेस की चीज आपने अपने निजी इस्तेमाल के लिए ले ली तो वो कहलाएगी ड्राइंग्स। कैपिटल का उल्टा होता है ड्राइंग्स। इस ड्राइंग्स के बारे में मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में भी बताया था और मैंने आपको जर्नल एंट्रीज बनाते हुए भी बताया था, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में भी बताया था। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में फिर से चर्चा करें। तो बेटे, पर्सनल यूज के लिए जब भी आप कुछ निकालेंगे, वेन एवर ऑनर withdraws from business any asset for his personal use, we always debit drawings account and credit asset account। ठीक है, जब भी ऑनर बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कुछ निकालेगा तो उतनी वैल्यू आपने डेबिट कर देनी है ड्राइंग्स के नाम से, और जो उसने विड्रॉ किया होगा वो क्रेडिट कर देंगे। अब इसके लिए केसेस लिखना शुरू करेंगे। नंबर 1, कैश withdrawn for पर्सनल यूज। एग्जाम्पल है कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। सबसे कॉमनली तो ऑनर बिजनेस से कैश विड्रॉ करता है, तो मैंने आपको बताया कि जब भी विड्रॉ करेगा पर्सनल यूज के लिए तो आपने ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करना है। और उसने निकाला क्या, कैश, तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट कर देना है। ठीक है, अब बच्चा कह रहा है सर ये एंट्री आपने कैसे बनाई। मैंने कहा ये एंट्री बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। अब मैं आपको इसकी वर्किंग बताता हूं, आपको इसकी वर्किंग दिखानी नहीं होती। पहली बात तो बिजनेस का कैश एसेट था, और जब बिजनेस से कैश निकाल लिया गया तो ये एसेट बिजनेस का कम हो गया, डिक्रीज हो गया। और एसेट जब डिक्रीज होता है तो हम इसे क्रेडिट कर देते हैं। ठीक, बिजनेस कह रहा है कि देखो जी आपकी जो कैपिटल होती है वो मेरी लाइबिलिटी है। इसका मतलब अगर मैं बिजनेस हूं, मैंने मालिक से 10 लाख रुपए लिए हुए हैं तो मैं लाइबल हूं ना 10 लाख रुपए देने के। अब मालिक उसमें से 1 लाख रुपए मांग रहा है, कह रहा है जी 1 लाख रुपए दे दो, तो मैंने उसको दे दिया। तो जब मैंने उसे 1 लाख रुपए दिया तो मेरी लाइबिलिटी घट गई। बोलो, लाइबिलिटी कम हुई या नहीं हुई? यस, लाइबिलिटी कम हुई। तो यानी कि ऑनर ने बिजनेस से विड्रॉ किया तो जो मेरी कैपिटल वाली लाइबिलिटी बनती थी वो कम हो गई, और इसीलिए मैंने इसको डेबिट कर दिया ड्राइंग्स में। लेकिन हम कहते हैं कि हम बार बार दिमाग नहीं लगाएंगे, हमने रूल बना लिया कि जब भी पर्सनल यूज के लिए कुछ भी विड्रॉ होगा ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट कर देना। ठीक है, कैश निकाला तो कैश को क्रेडिट कर देना। सर ऐसा भी तो हो सकता है अमाउंट withdrawn
फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। सर अब मैंने बैंक से पैसा निकाला फॉर पर्सनल यूज, तो अब मैं कहूंगा देखो जी पर्सनल यूज के लिए निकाला है तो आपने याद रखना है कि सर हम ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और कौन सा एसेट निकाला गया, बैंक से निकाला गया, तो फिर हम लोग बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। नंबर 3, सर मैंने फर्नीचर निकाल लिया, फर्नीचर टेकन फॉर पर्सनल यूज, फर्नीचर टेकन फॉर पर्सनल यूज। अब ऐसा होता है कि मान लीजिए हमने अपनी शॉप के लिए नया फर्नीचर लेना है। होता है बिजनेस के अंदर ना बहुत चमक धमक बना के रखनी पड़ती है। तो भाई मेरी दुकान का फर्नीचर ठीक था, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि आसपास के दुकानदारों ने बड़ी अपनी आलीशान दुकानें बना ली हैं, तो मुझे भी फर्नीचर को अपडेट करना ही होगा। अब मैं सोच रहा हूं देखो मेरा ये पुराना फर्नीचर है, मैं इसे फेंकूं क्यों, मैं इसे घर ले जाता हूं। तो फर्नीचर को मैं घर ले गया, तो मैं फर्नीचर को अपने घर ले गया हूं, तो मेरे पास एंट्री बन जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। अब जितनी भी उसकी वैल्यू थी वो वैल्यू हम यहां पर डाल देंगे, जितनी फर्नीचर की वैल्यू थी। आगे आपके चल को पता चलेगा कि इसके लिए हम WDV वर्ड का एक इस्तेमाल करते हैं। अभी आपके काम का नहीं है, लेकिन क्योंकि 11th क्लास में तो आप बहुत सारे चैप्टर पढ़ जाओगे, तो 12th क्लास में हम इस एंट्री को बोलेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, WDV रिटर्न डाउन वैल्यू या फिर बुक वैल्यू। ठीक है, लेकिन अभी ये दोनों बातें आपको पता ही नहीं है, इसीलिए अब जब भी सवाल आएगा एक सिंपल सी वैल्यू दे दी जाएगी। सर एक और बात बताओ। मैंने कहा हाँ जी पूछो। सर मेरी मोबाइल फोन्स की शॉप है, मैं मोबाइल फोन बेचता हूं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मोबाइल फोन बेचते हो। अब सर मुझे मोबाइल फोन चाहिए होगा तो क्या मैं बाजार से खरीदूंगा? मुझे पता है कि ये मोबाइल फोन 15,000 रुपए का आता है और बाजार वाला इसे 18,000 का बेचता है। अब मुझे वो मोबाइल फोन चाहिए, मेरा मोबाइल फोन टूट गया, खराब हो गया, चोरी हो गया, मैंने कहा नया मोबाइल फोन चाहिए। अब बताओ कि मैं मोबाइल फोन बाहर से दुकान से खरीदूंगा, किसी की अपनी दुकान से लूंगा ना। सिमिलरली मान लो मेरी स्टेशनरी का बिजनेस है, मुझे बच्चों ने कहा पापा आज आते हुए ये पेन ले आना, ये रजिस्टर ले आना, ये वाली बुक ले आना, ये वाला स्टेपलर ले आना, और ये स्केल ले आना, ये आइटम ले आना, वो स्केच पेन ले आना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो बताओ ये चीजें मैं पड़ोसी की दुकान से खरीदूंगा या अपनी दुकान से ले जाऊंगा? मान लो मैं एसी सेल करता हूं, मेरे घर में फोन आया जी एसी खराब हो गया, आज नया एसी ले आना। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने अपने असिस्टेंट को बोला भाई एक एसी गाड़ी में रख दे, आज घर जाना है। तो आप जो बिजनेस करते हो उसमें जो भी गुड्स में आप डील करते हो, कभी कभी वो गुड्स आप अपने घर ले जाते हो। ठीक है ना, तो उसे हम बोलते हैं गुड्स टेकन अवे by the proprietor for personal use. Goods taken away by the proprietor for personal use. अब बेटे पर्सनल यूज आते ही मैंने तो आपको रटवा दिया। मैंने कहा दिमाग लगाने की जरूरत क्या है, ये तो भैया सर्वसदित रूल है कि ड्राइंग्स डेबिट करने ही करने हैं। आप याद रखेंगे पर्सनल यूज आ गया तो ड्राइंग्स डेबिट होगा। अब निकाला आपने बिजनेस से क्या, गुड्स। तो आप याद कीजिए गुड्स का नाम तो आप पहले ही बदल देते थे।
गुड्स का नाम बदल के आप परचेज कर दिया करते थे। आप कहते थे कि जो मैंने परचेज कर लिया वो मेरा खर्चा हो गया। अब बिजनेस में आपने उसका इस्तेमाल किया ही नहीं, आप तो उसे घर ले गए, तो वो आपका खर्चा कैसे रह गया? इसका मतलब जो आपने अपना खर्चा डाला था वो दरअसल गलत डाल दिया, वो खर्चा नहीं रहा। आपने गुड्स की जगह क्या डाला था? कौन सा खर्चा बनाया था? परचेज। तो वो खर्चा हुआ ही नहीं, तो आप परचेज अकाउंट को क्रेडिट करोगे, मेरा एक्सपेंस डिक्रीज हो गया। ठीक है, यानी कि अगर मैं सरल भाषा में कहूं तो भाई गुड्स का नाम आपने पहले क्या किया था? कभी परचेज किया था, कभी सेल किया था। लेकिन अगर कभी भी गुड्स का आप इस्तेमाल करो तो मैं हमेशा परचेज को क्रेडिट कर दूंगा। अगर सेल इस्तेमाल सेल के लिए हुआ है तो बात और है, लेकिन अगर आपने इस्तेमाल कहीं और किया है तो मैं परचेज को क्रेडिट किया करूंगा। क्यों? गुड्स जब आपने खरीदा तो आपने खर्चा बना दिया, और खर्चे का मतलब होता है जो बिजनेस में यूज हो उसको खर्चा बोलते हैं। अब जो बिजनेस में यूज हुआ ही नहीं, तो आज मुझे पता चला यार ये खर्चा तो मेरा कम हो गया, ये हुआ ही नहीं तो मेरा खर्चा कम हो गया, इसीलिए मैं उसे क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? चलिए जी, नेक्स्ट रूल आपकी बुक कहती है कि अब हम बात करेंगे बैंकिंग के बारे में। नेक्स्ट रूल है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। बैंकिंग ट्रांजैक्शन का मतलब है कि आप बैंक में जाके पैसा जमा करते हैं और फिर आप बैंक को निर्देश दे देते हैं कि मेरी बिहाफ पर आप एक्स को पेमेंट कर दीजिए, वाई को पेमेंट कर दीजिए, जेड को पेमेंट कर दीजिए। इसे बोलते हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। अब अगर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करता हूं तो सभी बच्चों को यह बात याद रखनी है कि ट्रेडिशनल अप्रोच में बैंक जो होता है उसे पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। ट्रेडिशनल अप्रोच में बैंक को पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। तो बैंक डेबिट होता है जब भी बैंक रिसीवर होता है, और क्रेडिट होता है जब बैंक गिवर होता है। साथ ही साथ यदि आप मॉडर्न अप्रोच की बात करेंगे तो मॉडर्न अप्रोच कहता है कि बैंक हमारा एसेट होता है, और जो हमारा एसेट होता है वो यदि इंक्रीज हो रहा हो तो डेबिट किया जाता है, डिक्रीज हो रहा हो तो क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, अब बेटे बैंक जब भी रिसीवर होगा तो ऑब्वियस सी बात है बैंक के अंदर आपका पैसा बढ़ जाएगा। अगर बैंक ने आपके लिए कुछ रिसीव किया होगा तो आपका पैसा बैंक में बढ़ेगा। तो चाहे रूल ये लगाएं सेम आएगा आंसर। इसी तरह से अगर बैंक आपके बिहाफ पे किसी को पेमेंट देगा तो बैंक गिवर हुआ, और अगर बैंक गिवर होगा तो इसका मतलब उसने पेमेंट किया तो आपका बैंक का बैलेंस गिरेगा ही गिरेगा। तो चाहे आप ट्रेडिशनल रूल लगाओ चाहे मॉडर्न लगाओ, आंसर सेम आता है। लेकिन ये दोनों बातें बतानी होती हैं क्योंकि टीचर आगे चल के सवाल पूछती है कि बैंक बताओ पर्सनल है कि रियल है, और बच्चे की आदत पड़ जाती है वो कहता है बैंक और कैश तो एक ही जैसे हैं। वो कहता है जैसे वो रियल है कैश ऐसे बैंक भी रियल है। फिर टीचर कहती है गधों तुमने पढ़ा क्या है? तो बैंक के लिए चाहे आप इस रूल से सोचें चाहे इस रूल से सोचें, आपको पता होना चाहिए इस रूल से सोचने पर ऐसे नतीजा आता है और इस पर सोचने से ऐसे आता है, लेकिन फाइनल रिजल्ट दोनों में सेम बनता है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। नाउ नाउ when when cash oblique check is deposited in the bank,
अगर आपने कैश या चेक बैंक में जमा किया तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। अगर आपने ट्रेडिशनल अप्रोच लगाया तो मैं कहूंगा बैंक रिसीवर है इसीलिए डेबिट किया। अगर आपने मॉडर्न अप्रोच लगाई तो मैं कहूंगा कि भाई बैंक के अंदर बैलेंस बढ़ गया है इसीलिए मैंने डेबिट किया। तो अप्रोच की कोई बात नहीं है। आप जब भी कैश या चेक डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो बैंक अकाउंट डेबिट किया जाता है, और इसी का उल्टा, एंड व्हेन कैश when cash is withdrawn or check is issued, then bank account is credited. जैसे आपने कैश बैंक में जमा किया तो बैंक रिसीवर हुआ, डेबिट हुआ। आपने कैश बैंक से निकाला तो बैंक गिवर हुआ, तो क्रेडिट हुआ। आपने कैश बैंक में जमा किया, बैंक एसेट था इसीलिए डेबिट हुआ, बढ़ गया, और कैश निकाला तो वो गिर गया इसीलिए क्रेडिट हुआ। तो भाई ये रूल तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि रियल लाइफ के अंदर जब चेक की बात होती है ना तो थोड़ी सी कठिनाई होती है। क्या कठिनाई होती है? देखिए जी, अब सभी बच्चे नोट करना छोड़ेंगे और मेरे साथ साथ बात समझना शुरू करेंगे। मैं अकाउंटिंग करता हूं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भाई ये हमारा बिजनेस है, ठीक है, ये हमारा बिजनेस है। इसका नाम मैंने रखा एयरटेल, और ये हमारा कस्टमर है। हमारे कस्टमर ने एयरटेल के ऑफिस में आके 600 रुपए का चेक दिया, तो हमने इसको बोला चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। अब बताओ कि चेक रिसीव किसने किया? तो चेक रिसीव तो किया बिजनेस ने। अब सवाल यह है कि चेक मैंने रिसीव किया, मैं कहना चाहता हूं बैंक अकाउंट डेबिट। अब आप रूल कोई भी लगाओ, चलो ट्रेडिशनल लगाओ। ट्रेडिशनल रूल कहता है डेबिट द रिसीवर। बैंक ने अगर आपका पैसा रिसीव किया है तो ही तो बैंक डेबिट करोगे। अब चेक तो आपके हाथ में आ गया, वो बैंक के पास गया ही नहीं, बैंक कैसे रिसीवर हो गया? सर मॉडर्न अप्रोच लगाओ। मॉडर्न अप्रोच कहती है कि भाई बैंक आपका एसेट है, बढ़ेगा तो डेबिट हो जाएगा। अब आपने तो चेक अपने पास रखा हुआ है, ठीक है ना, चेक आपने अपने पास रखा हुआ है, तो भाई बैंक कैसे बढ़ जाएगा? बैंक ऐसे नहीं बढ़ेगा। आप चेक अपनी जेब में लेकर घूमते रहते हो और आप कहते हो जी मेरे बैंक के अंदर बैलेंस बढ़ गया, तो क्या ऐसे बैलेंस बढ़ जाएगा? नहीं। इसका मतलब ये कि चेक जब कस्टमर से रिसीव करोगे तो बैंक कैसे बढ़ जाएगा? बैंक को बढ़ाना है तो भाई चेक को जाके बैंक के अंदर जमा करना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि चेक को बाद में डिपॉजिट कराना पड़ता है। चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक। अब लोगों ने कहा कि जब आपको चेक रिसीव हुआ तो आपका बैंक डेबिट नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? हमने कहा क्या करना चाहिए? लोगों ने कहा एक काम करते हैं, एक बात बताओ कि जब आपके पास चेक आया तो आपने किया क्या? मैंने कहा मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, क्या किया, क्या किया, क्या किया, ये मेरा वॉलेट है, ठीक है, ये मेरा वॉलेट है। और मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये एक चेक है, आपको विजिटिंग कार्ड दिख रहा है, आप मान लीजिए कि चेक है।
मुझे मेरे कस्टमर ने चेक दिया, मैंने कहा लाओ चेक दो, तो जैसे ही उसने मुझे चेक दिया, ये वाला चेक दिया, मैंने अभी तो बैंक में जमा किया नहीं, मैंने इसको संभाल के कहां डाल दिया, अपने वॉलेट के अंदर। ये मेरे वॉलेट के अंदर मैंने इसको डाल दिया, ये डाल दिया। यानी हमारी अकाउंटिंग ने कहा कि जब आपको चेक रिसीव होता है तो आप इसे वहीं संभाल के डाल देते हो जहां पर आप अपना पैसा रखते हो, कैश रखते हो। तो ये कैश के साथ मिल गया। इसका मतलब ये कि हमारी अकाउंटिंग कहती है कि जब भी आपको चेक रिसीव होता है तो आप इसे कैश के साथ रख देते हो, तो आपको दरअसल कैश अकाउंट डेबिट करना चाहिए और कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए टू कस्टमर अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, क्योंकि अभी आपने चेक को कैश के साथ मिला लिया है, आपने उसे बैंक में नहीं भेजा, इसीलिए आपको क्या एंट्री लिखनी चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, क्योंकि आपके कैश के अंदर वो पड़ा हुआ है। फिर किताबों ने कहा यार चेक को आप कैश कैसे कह सकते हो, तो कुछ वहमी लोगों ने नाम देना शुरू किया कि इसके लिए आप चेक इन हैंड यूज करना शुरू करो। क्या यूज कर दो, चेक इन हैंड। बेटे कुछ इमैच्योर्ड लोगों का यह कहना हो सकता है कि इसे चेक इन हैंड यूज करो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप इसे कैश यूज कर लो। ठीक है, आपकी बुक कहेगी आप इसे चेक इन हैंड अकाउंट में डेबिट कर दो। मैं कह रहा हूं बताओ, चेक इन हैंड का खाता खोलने से अच्छा क्यों ना इसे कैश ही कह दूं। अगर मैं इसे कैश भी कह दूं तो कोई गलत बात नहीं है। मैं कह रहा हूं कुछ कम पढ़े लिखे लोग इसे चेक इन हैंड कहना चाहते हैं। मैं कहता हूं जाओ तुम कहने दो, तुम्हें क्या दिक्कत है। मैं तुमसे लड़ाई इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मेरी अकाउंटिंग साइंस नहीं होती, और साइंस नहीं होती तो इसमें काम करने के 2-3-4 तरीके हो सकते हैं, इसलिए ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अनपढ़ आदमी कहते हैं नहीं ये ठीक है ये गलत है, तो आप मैच्योर्ड बनो, ये दोनों ही ठीक है। और रेदर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसे कैश अकाउंट में ही डेबिट करना। लेकिन अगर आपकी टीचर मानती ना हो स्कूल की तो झगड़ा मत करना, आप कहना सर मैडम जो आपको अच्छा लगता हो, हम कैश इन हैंड कर लेंगे, हम चेक इन हैंड कर लेंगे। बड़े जब हो जाएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर सब लोग कहेंगे कोई बात नहीं कैश में डाल लेना। इसका मतलब रूल ये समझाना है कि जब भी चेक मिलेगा कस्टमर से तो सीधा बैंक डेबिट नहीं होता, पहले कैश डेबिट होता है। फिर आप जब ये चेक बैंक में जमा करके आते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ अब बैंक रिसीवर है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब मैं बैंक में गया, मैंने बैंक में ये चेक निकाला और ये चेक निकाल के मैंने बैंक को दे दिया, तो अब मेरे से ये कैश चला गया, तो अब मेरी एंट्री बननी चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। या अगर आपने ऊपर चेक इन हैंड इस्तेमाल किया था तो चेक इन हैंड। बोलिए, इसका मतलब ये कि जब भी चेक रिसीव होगा तो हम पहले उसे कैश में डेबिट करेंगे और बाद में जब हम इसे बैंक में जमा करेंगे तो फिर बैंक को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। अब लोगों ने कहा कि यार ये तो बड़ी लंबी चौड़ी कहानी हो गई, हमें समझ नहीं आई, हमें कोई दूसरा तरीका बताओ। मैंने कहा जी देखो कायदे का तरीका तो ये है, फिर अकाउंटिंग जो प्रैक्टिस है ना उसमें थोड़ा बदलाव कर दिया गया। उसमें यह कहा गया कि आपको चेक रिसीव हुआ तो ऐसे एंट्री मत बनाओ, पहले आप ये देखो कि वो डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन सेम डे है या फिर वो डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन डिफरेंट डे है। ठीक है सर, मुझे चेक मिला आज और आज ही मैंने अपने लड़के को बोला जाओ इसे हमारा बैंक है ना सामने वहां डालाओ,
तो इसका मतलब चेक मिला और मैंने सेम डे ही बैंक में जमा कर दिया, तो हमारी अकाउंटिंग कहती है फिर लंबा चौड़ा काम मत करो, इन दोनों को अलग अलग एंट्री मत बनाओ, इन दोनों को जोड़ने से एक कंबाइंड एंट्री बन जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। क्योंकि यदि आपने पहले कैश डेबिट किया होगा तो डिपॉजिट करते वक्त कैश क्रेडिट हो जाएगा, यानी ये दोनों आपस में खत्म हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। इसका मतलब हमारी अकाउंटिंग की प्रैक्टिस ये कहती है कि अगर चेक मिलने पर उसी दिन बैंक में जमा करने को कहा गया है तो सीधा एक ही एंट्री बनाओ, दो एंट्री के झगड़ों में मत पड़ो। बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, छूट दे दी हमारे को। लेकिन हमारी अकाउंटिंग कहती है अगर ये चेक मिला है आज और आपने इसे जमा किया किसी लेटर डेट में, तो फिर मैं इसके लिए एंट्री आज बनाऊंगा और ये वाली एंट्री भविष्य में बनाऊंगा। तो यानी उस केस में ये रूल पूरा फॉलो करना और दो एंट्री बनाना। इसका मतलब पहले जिस दिन चेक मिलेगा उस दिन कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, और फिर जिस दिन डिपॉजिट करोगे बैंक में उस दिन बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बोलिए, समझ में आया? समझ में आया? ठीक है सर। अब बेटे आपके पास ये टेबल दिया हुआ है पेज नंबर 8.13 पर। मैंने आपको पॉइंट नंबर 1 समझा दिया, मैंने आपको पॉइंट नंबर 2 भी समझा दिया। पॉइंट नंबर 2 में बुक कह रही है कि चेक इन हैंड यूज करना, मैंने कहा कैश यूज कर लेना, तो कोई झगड़े की बात नहीं है, बाकी टीचर जो कहे वो कर लेना। मैच्योर्ड प्रैक्टिस कैश यूज करने को कहती है। अब ये आपके पास ट्रांजैक्शंस की लिस्ट दी हुई है पेज नंबर 8.13। आप इन सबको रीड करेंगे, ये बहुत सिंपल है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हाँ जी। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बैंकिंग ट्रांजैक्शन के और बता देता हूं। सर अगर लिखा हो इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। अब क्या आता है, बैंक कहता है लोगों को कि आप अपना पैसा मेरे पास जमा करो। मैं कहता हूं जी आपके पास क्यों जमा करूं, दूसरे बैंक में जमा करूंगा। तो बैंक लालच देता है, कहता है जी मैं आपको ना 10% ब्याज दूंगा, आपका बैंक 9% ब्याज दे रहा है। तो इसका मतलब मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैंने अपना पैसा बैंक में जमा कर दिया और बैंक ने उस पैसे पर मुझे ब्याज दे दिया, तो ये मेरी इनकम हो गई। अब बैंक कहता है कि ये ब्याज मैं आपको घर देने नहीं आऊंगा, ये आपके बैंक के अकाउंट के अंदर हम डाल देंगे, यानी मेरा बैंक के अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाता है। अगर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा बैंक के द्वारा तो मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, और बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट। ठीक। सिमिलरली हम कभी कभी बैंक से लोन भी उठा लेते हैं, और जब बैंक से लोन ले लेते हैं तो फिर बैंक हमारे से इंटरेस्ट मांगता है, चार्ज करता है। तो वो कहता है मेरे पास आके पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, मैं आपके बैंक अकाउंट के अंदर जो बैलेंस है उसी में से काट लूंगा। इसे बोलते हैं इंटरेस्ट चार्ज। अब चार्ज तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन वो कई बार लिखते हैं इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। तो इसका मतलब है उन्होंने हमारे खाते में इंटरेस्ट चार्ज किया तो मेरा बैंक काट लिया गया, तो इंटरेस्ट मुझसे चार्ज किया तो ये मेरा खर्चा हो गया। तो हम एंट्री बनाते हैं बैंक इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
एंट्री भी आप सरलता से बना दोगे, लेकिन मुझे आपको समझाना है कि क्रेडिटेड का मतलब है बैंक ने हमें ब्याज दिया है, और डेबिटेड का मतलब है बैंक ने हमसे ब्याज काटा है। दी में लिखा है काटा है। जब तक इस डेबिट और क्रेडिट का आपको याद नहीं रहेगा ना, आप एंट्री गलत बना दोगे। इसी तरह से होता है, बैंक कुछ चार्जेस लेता है, जैसे डेबिट कार्ड आपने बैंक से लिया तो डेबिट कार्ड चार्जेस, पासबुक इशू, चेकबुक इशू कराई तो चेकबुक चार्जेस, चार्जेस, या आप इसे बैंक चार्जेस, चार्ज्ड बाय बैंक। अगर बैंक चार्जेस की आपसे कोई पूछे एंट्री क्या होती है, तो ये मेरा नुकसान होता है, तो एंट्री होती है बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, और वो मेरे बैंक के अकाउंट में कट जाती है, तो मेरा बैंक का बैलेंस गिरा दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, तो मैं उसे क्रेडिट कर देता हूं। ठीक है, अब समय और इजाजत नहीं दे रहा, तो इसलिए आज हम यहीं तक का काम करके छोड़ देते हैं और आपको होमवर्क दे देते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 6। और ये भी देख लेते हैं क्या अनसॉल्व में से भी हम आपको कुछ होमवर्क में दे सकते हैं। तो वैसे तो होमवर्क में हम आपको दे ही सकते हैं, ट्रांजैक्शंस होमवर्क में। होमवर्क में हम आपको यही कह सकते हैं कि बेटे इलस्ट्रेशन नंबर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, हालांकि क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आपके लिए होमवर्क जाएगा। अनसॉल्व में आपने प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए टाटा बाय बाय, आज इतना ही आपको पढ़ाएंगे, बाकी हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे।